आपको याद होगा कि इलेक्शन के दौरान वेस्ट बंगाल स्टेट में काफी वायलेंस और डिसरप्शंस का माहौल बना हुआ था। यहाँ तक कि पॉलिटिशियंस भी स्टेट में हो रहे ऐसे इंसिडेंट्स को देखकर हैरान थे और अपनी चिंता व्यक्त कर रहे थे। लेकिन सभी कोशिशों के बावजूद सेक्सुअल हैरेसमेंट, लैंड ग्रैबिंग और भी कई ऐसे मामले सामने आए जिन्होंने कोर्ट को भी हैरान कर दिया। इन्हीं सारी डेवलपमेंट्स और न्यूज के बीच एक इंसिडेंट ये भी हुआ था कि स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल ने यूनियन ऑफ इंडिया के खिलाफ आर्टिकल 131 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत एक सूट फाइल किया था। आपको बता दूं कि आर्टिकल 131 के तहत फाइल किए गए सूट्स सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन को डील करते हैं, जब डिस्प्यूट एक सेंटर और एक से ज्यादा स्टेट्स के बीच में हो। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि आर्टिकल 131 के तहत ज्यूरिसडिक्शन अप्रोच करके वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट आ पहुंची थी। लेकिन क्यों? शायद आपको इसका अंदाजा होगा भी, लेकिन फिर भी आपको रिकॉल करवा देते हैं। दरअसल वेस्ट बंगाल में लगातार हो रहे इंसिडेंट्स के चलते सीबीआई इन मैटर्स में इन्वेस्टिगेट कर रही थी, लेकिन गवर्नमेंट का कहना था कि उन्होंने सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर्स रिवोक कर लिए हैं। सीबीआई से केसेस की इन्वेस्टिगेशन को रिवोक करने के बाद भी सीबीआई केसेस रजिस्टर कर रही थी और इसी इशू के खिलाफ वेस्ट बंगाल ने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया था। हालांकि वेस्ट बंगाल की पिटीशन की मेंटेनेबिलिटी पर वेकेशन से पहले काफी आर्गुमेंट सुनाई दिए थे, जिसके बाद एपेक्स कोर्ट ने अपना जजमेंट रिजर्व कर लिया था। सुप्रीम कोर्ट के रीओपन होते ही जस्टिसेस बी.आर. गवई एंड संदीप मेहता की बेंच ने सबका डाउट क्लियर करते हुए वेस्ट बंगाल की पिटीशन मेंटेनेबल है या नहीं इसका जवाब दे दिया है, या यूं कह लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में अपना ऑर्डर प्रोनाउंस कर दिया है। अब झटका वेस्ट बंगाल को लगा है या फिर यूनियन को, ये जानने के लिए स्टे ट्यून विद द वीडियो। आपको बता दो कि जिस मेंटेनेबिलिटी इशू की यहाँ बात हो रही है उसको लेकर कोर्ट ने मैटर को डिटेल में 2 बार सुना था और अपना ऑर्डर 8 मई को रिजर्व किया था। हियरिंग के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सूट की मेंटेनेबिलिटी अंडर आर्टिकल 131 पर ऑब्जेक्शंस उठाए थे। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने यूनियन की तरफ से अपेयर होते हुए आर्ग्यू किया था कि आर्टिकल 131 फेडरल यूनिट्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच डिस्प्यूट सेटल करने के लिए डिजाइन किया गया था और ये सीबीआई तक एक्सटेंड नहीं होता, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट नहीं है। मेहता ने ये भी आर्ग्यू किया था कि सूट यूनियन के खिलाफ फाइल किया गया है, लेकिन केसेस सीबीआई द्वारा रजिस्टर किए गए हैं। उन्होंने कहा कि सीबीआई एक इंडिपेंडेंट लीगल एंटिटी है और यूनियन ऑफ इंडिया से अलग लीगल एंटिटी रखती है। उनका दूसरा मेजर आर्ग्यूमेंट था कि फैक्ट्स छुपाए गए थे। उन्होंने आर्ग्यू किया था कि सूट में दिखाए गए एफआईआर्स में कुछ एफआईआर्स हाई कोर्ट्स के ऑर्डर के बाद सीबीआई द्वारा रजिस्टर किए गए हैं। इस बेसिस पर मेहता ने आर्ग्यू किया कि सूट को डिसमिस कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि बेसिक फैक्ट्स ना डिस्क्लोज किए गए हैं और ना ही इंडिकेट किए गए हैं जो कॉज ऑफ एक्शन बनाते हैं। लेकिन जब बारी स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल के आर्ग्यूमेंट्स की आई तो उन्हें सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने रिप्रेजेंट किया और आर्ग्यू किया कि यूनियन द्वारा उठाए गए प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शंस को कोर्ट इस स्टेज पर नहीं देख सकती। उन्होंने कहा कि इस स्टेज पर कोर्ट को डिसाइड करना है कि क्या ये प्लेंट कॉज ऑफ एक्शन डिस्क्लोज करता है या नहीं। स्टेट ने अपने सूट में आर्ग्यू किया कि दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट ऑफ 1946 के तहत सेंट्रल एजेंसी के लिए कंसेंट रिवोक करने के बाद भी सीबीआई ने स्टेट के ऑफेंसेस के रिस्पेक्ट में एफआईआर रजिस्टर करना कंटिन्यू रखा। उन्होंने बताया कि नवंबर 2018 में स्टेट गवर्नमेंट ने अपना कंसेंट विड्रॉ किया था, जो सीबीआई को वेस्ट बंगाल स्टेट में केसेस इन्वेस्टिगेट करने की परमिशन देता था। इसके अलावा उन्होंने यूनियन द्वारा उठाए गए ऑब्जेक्शंस को काउंटर किया। उन्होंने सबमिट किया कि यूनियन अपनी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को स्टेट में एंटर होने नहीं दे सकती जब कंसेंट विड्रॉ हो गया है। सिब्बल ने आर्ग्यू किया कि सीबीआई के लिए कंसेंट एक प्रिविलेज है जो स्टेट के द्वारा दिया गया है। आर्टिकल 131 के कंटेक्स्ट में सिब्बल ने आर्ग्यू किया कि ये फेडरल डिस्प्यूट्स में इंडिपेंडेंट एडजुडिकेशन प्रोवाइड करता है और इसे रेमेडी को एडवांस करने के लिए वाइडली इंटरप्रेट किया जाना चाहिए। इस कंटेक्स्ट में सिब्बल ने आर्ग्यू किया कि आर्टिकल में जो वर्ड यूज हुआ है वो शैल है, इसीलिए स्टे नहीं हो सकता क्योंकि हाई कोर्ट या टॉप कोर्ट के सामने दूसरी प्रोसीडिंग्स पेंडिंग है। एक और आर्ग्यूमेंट जो स्पॉटलाइट में आया वो ये था कि पुलिस एस्टैब्लिशमेंट का सुपरविजन डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के साथ है। यूनियन के एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर के हिसाब से सिब्बल ने कहा कि यूनियन ऑफ इंडिया के एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर में पुलिस एस्टैब्लिशमेंट का सुपरविजन डीओपीटी के साथ है। जब पार्लियामेंट में सीबीआई के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन जवाब देता है? डीओपीटी का कैबिनेट मिनिस्टर जो प्राइम मिनिस्टर है। प्राइम मिनिस्टर खुद जवाब नहीं देता, ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट जवाब देता है। 10 जुलाई यानी कि बुधवार को जस्टिसेस बी.आर. गवई और संदीप मेहता की बेंच ने इन्हीं सारे प्रीवियसली गिवन आर्गुमेंट्स को देखते हुए अपने ऑर्डर में कहा कि वेस्ट बंगाल का प्लेंट कॉज ऑफ एक्शन डिस्क्लोज करता है। बेंच ने यूनियन का ये आर्गुमेंट रिजेक्ट कर दिया कि स्टेट ने प्लेंट में जरूरी फैक्ट छुपाए हैं। बेंच ने ऑर्डर प्रोनाउंस करते हुए बताया कि मेंटेनेबिलिटी डिटरमाइन करने के लिए सिर्फ प्लेंट के एवर्मेंट्स को देखा जा सकता है। स्टेट के कहने पर कि 2018 में जनरल कंसेंट विड्रॉ करने के बाद सीबीआई को स्टेट के ऑफेंसेस के लिए एफआईआर रजिस्टर नहीं करनी चाहिए थी और कि
सीबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट के सुपरिटेंडेंस में काम करती है। बेंच ने कहा कि मेंटेनेबिलिटी और कॉज ऑफ एक्शन डिटरमाइन करने के लिए प्लेंट के एवर्मेंट्स को फेस वैल्यू पर लेना होगा। द बेंच नोटेड, while orally delivering the operative part of the decision, we believe the current suit raises a legal question about whether the CBI can continue to register FIRs and investigate cases after the general consent has been withdrawn, which may violate Section 6 of the DSPE Act. बेंच ने क्लैरिफाई किया कि सूट आगे बढ़ेगा और ये फाइंडिंग सिर्फ मेंटेनेबिलिटी डिटरमाइन करने के लिए है और फाइनल डिसीजन पर कोई असर नहीं डालेगी। मैटर की अगली हेयरिंग अब 13 अगस्त को पोस्ट की गई है आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन कि वेस्ट बंगाल की सूट अगेंस्ट यूनियन ऑफ इंडिया मेंटेनेबल है, ये एक सिग्निफिकेंट मूवमेंट है इंडिया के फेडरल स्ट्रक्चर में स्टेट और सेंट्रल अथॉरिटीज के बीच के बैलेंस के लिए। ये केस जो इस बात को फोकस करता है कि क्या सीबीआई स्टेट के जनरल कंसेंट विड्रॉ करने के बाद भी एफआईआर रजिस्टर कर सकती है और केसेस इन्वेस्टिगेट कर सकती है, जुरिसडिक्शन, ऑटोनॉमी और रूल ऑफ लॉ के फंडामेंटल इश्यूज को हाईलाइट करती है। इस डिस्प्यूट का कोर DSPE एक्ट 1946 है, जो मैंडेट करता है कि सीबीआई को किसी स्टेट के अंदर ऑपरेट करने के लिए उस स्टेट की कंसेंट चाहिए। वेस्ट बंगाल ने 2018 में अपना कंसेंट विड्रॉ किया, जिसने एक क्रिटिकल टेंशन को एक्सपोज किया। सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिंग पावर की एक्सटेंट और स्टेट गवर्नेंस की ऑटोनॉमी। जैसे कि आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट का ये मानना था कि सूट एक वैलिड लीगल क्वेश्चन रेज करता है अबाउट सीबीआई की अथॉरिटी पोस्ट कंसेंट विड्रॉल। ये स्टेट राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्रीज के रिस्पेक्ट का रोबूस्ट एफर्मेशन है। कोर्ट का इंसिस्ट करना कि सूट की मेंटेनेबिलिटी सिर्फ प्लेंट के एवर्मेंट्स पर जज की जाए, एक्सटर्नल आर्ग्यूमेंट्स पर नहीं, प्रोसीजरल इंटीग्रिटी इंश्योर करती है। ये अप्रोच न सिर्फ फंडामेंटल क्वेश्चन पर फोकस मेंटेन करता है, बल्कि जुडिशियल प्रेसिडेंट भी सेट करता है कि ऐसे डिस्प्यूट्स इनिशियली कैसे नेविगेट होने चाहिए। प्रिलिमिनरी फाइंडिंग्स को मेंटेनेबिलिटी पर लिमिट करके और सब्सटैंटिव इश्यूज को बाद में एड्रेस करने के लिए डिफरेंशिएट करके कोर्ट एक फेयर एडजुडिकेशन प्रोसेस के लिए प्रोसीजरल डिसिप्लिन प्रिजर्व कर रहा है। आपको बता दूं कि ये केस सिर्फ प्रोसीजरल टेक्निकलिटीज पर लीगल बैटल नहीं है, बल्कि इंडिया में फेडरलिज्म प्रिंसिपल्स का एक क्रूशियल टेस्ट है। ये डिसीजन जुडिशरी का रोल बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन करने और स्टेट गवर्नमेंट की ऑटोनॉमी को सेंट्रल एजेंसी के पोटेंशियल ओवररीच से प्रोटेक्ट करने में अंडरस्कोर करता है। जैसे जैसे प्रोसीडिंग्स कंटिन्यू होगी, ये केस क्लैरिफाई करेगा कि लीगल बाउंड्रीज क्या है जिनके अंदर सीबीआई ऑपरेट कर सकती है उन स्टेट्स में जो कंसेंट विड्रॉ कर चुके हैं। इम्प्लीकेशंस वास्ट है, न सिर्फ वेस्ट बंगाल के लिए बल्कि पोटेंशियली सभी स्टेट्स के लिए जो सिमिलर एक्शंस कंसीडर कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का आउटकम likely एक प्रेसिडेंट सेट करेगा, shaping future dynamics between the state rights and central investigating powers. So stay tuned with Law Chakra to know more about this case.